हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोग का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि आपकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे ये क्लास यानी कि द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है। आप यहाँ पर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, आज लास्ट डेट है। जब आप अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। जहां पर अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अब अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर इस कोड को अप्लाई करने के बाद में आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आप लोगों को स्टैंडर्ड किताबें, अनअकैडमी के नोट्स, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को, जहां पर हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। 2 एडिटोरियल हैं, एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है और बाकी खबरें हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर कि एडिटोरियल के अंदर क्या खास आया। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक प्लेज दी गई थी, ठीक है। वो प्लेज थोड़ी सी ना एक नोट के अंदर लिख के रखना, ठीक है, क्योंकि वो कई सारे टॉपिक्स के अंदर आपको यूज आने वाली है। जैसे रीजनलिज्म को कम करना है तो फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वाला पार्ट आप यहां पर यूज कर सकते हो। 5 प्लेजेस दी गई थी, ठीक है, जिसके अंदर कहा था कि 2047 तक भारत को डेवलप देश बनाना है, कॉलोनियलिज्म को खत्म करना है, रूट्स और हेरिटेज, अपने जो रूट्स है, अपनी जो हेरिटेज है उसके ऊपर प्राइड फील करना है, यूनिटी और इंटेग्रिटी को डेवलप करना है, साथ में लोगों के अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी डेवलप करना है। अब अगर कभी कहे कि सेडिशन क्यों हटाना है, ठीक है, सेडिशन क्यों हटाना है, सेडिशन का प्रयोग क्यों कम करें, या फिर कहे कि प्यूनिटिव डिटेंशन के खिलाफ अपने स्टेटमेंट लिखो, मतलब उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दो, तो वहां पर आप आर्ग्यूमेंट में लिख सकते हो कि हम लोगों ने 2047 तक देश को एक डेवलप देश बनाने के साथ में 5 जो प्लेजेस ली थी उनके अंदर ये प्लेज भी थी कि हम लोग कॉलोनियलिज्म के जितने भी ट्रेस हैं उनको हटा देंगे। कभी आपसे बोले कि रीजनलिज्म के ऊपर लिखो, कॉलोनियलिज्म के ऊपर लिखो, कम्युनलिज्म के ऊपर लिखो, तो वहां पर अगर कम्युनलिज्म को क्यों हटाना है, ताकि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी डेवलप हो, है कि नहीं। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का रिलेशन वहां से हो जाएगा। वैसे ही अगर आपसे बोले फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों इंप्लीमेंट करना है, टैक्स क्यों भरना है, टैक्स कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, तो क्योंकि इट इज अ सेंस ऑफ ड्यूटी। हम लोगों ने यहाँ पे प्लेज भी ली है इस चीज की। भारत को डेवलप राष्ट्र बनाना है, अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी सवाल पूछे तो आप वो चीज यहां पर डाल सकते हो। ये 5 प्लेज जो है वो अलग अलग आंसर में अलग अलग रूप से इंपॉर्टेंट होगी, तो इस कारण से इन 5 पॉइंट को अपने पास में लिख के रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा इन 5 प्लेज के अंदर थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। इंडिया को एक डेवलप राष्ट्र बनाना है। डेवलप राष्ट्र कैसा, मतलब इसके ऊपर अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ, तो अभी हम लोगों को अभी भी चूज करना बाकी है कि हम लोग हमारे राष्ट्र को एक डेवलप राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पर वो किस तरीके का होगा। क्या वो वेस्टर्न वर्ल्ड जैसा होगा जो कि एक अच्छी जीडीपी, जो कि एक अच्छा अर्थव्यवस्था, जो कि अच्छी एम्प्लॉयमेंट वगैरह को डेवलप करने के ऊपर फोकस करे, जहां पर कुछ अल्ट्रा रिच लोग अपना जीवन चलाएं और पूरे देश को चलाएं, कुछ ही अमीर लोग, जहां पर भारी इनइक्वालिटी हो, जहां पर एक्सक्लूजन हो, जहां पर गरीबी हो, जहां पर हंगर हो, जहां पर इनजस्टिस हो, जहां पर वायलेंस हो, जहां पर अनरेस्ट हो। क्या हम लोगों को ऐसा वेस्टर्न देशों जैसा एक डेवलप देश बनाना है, या हम लोगों को एक ऐसा डेवलप देश बनाना है जहां पर पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, हैप्पीनेस हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सब लोगों के लिए। तो हम लोगों को समझ में आएगा कि नहीं हमको सेकंड वाला बनाना। ये आप खुद भी अपने मन में बोल रहे होगे कि यार सेकंड वाला चाहिए, और ये इन प्लेजेस के अंदर भी दिख रहा है कि हम लोगों को कॉलोनियलिज्म को हटाना है, हमको यूनिटी और इंटीग्रिटी को डेवलप करना है, हमको सेंस ऑफ सिटीजनशिप के अंदर ड्यूटी को डेवलप करना है, सेंस ऑफ ड्यूटी को डेवलप करना है। इन प्लेजेस के जरिए हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग पीस, प्रॉस्पेरिटी, इंक्लूजन, हैप्पीनेस को डेवलप करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों की प्लेज जो है एक डेवलप राष्ट्र को बनाने की, नॉट ऑफ अ इकोनॉमिकल बट ऑल्सो के उसके अंदर और भी कई सारी चीजें होंगी। इतना ही नहीं, हम लोगों ने सेकंड चीज कही कि यार कॉलोनियलिज्म के ट्रेसेस हटाने, तो फिर हम लोगों को स्केवेंजिंग जैसी चीजों को हटाना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने स्केवेंजिंग को अबॉलिश करने की कोशिश की है,
स्कैवेंजिंग को अबॉलिश किया है, पर अभी भी हम लोगों को मैनुअल स्कैवेंजिंग देखने को मिलती है, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकना पड़ेगा। चाइल्ड लेबर, ये सबसे ज़्यादा डेवलप किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। प्लांटेशन एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर चाइल्ड लेबर का प्रयोग होता था, क्योंकि कॉलोनियलिज्म कुछ नहीं इंपीरियलिज्म है, और इंपीरियलिज्म कुछ नहीं कैपिटलिज्म का एक अलग रूप था, जिसके अंदर लोगों से जितना हो सके उतना प्रॉफिट निकालो, कुछ कैपिटलिस्ट वर्ग का प्रॉफिट हो, बाकी सब लोग जो है वो झेलते रहे। ये पूरे यूरोप में भी था। यूरोप के अंदर भी कैपिटलिस्ट वर्ग जो है, वो जो लोअर वर्ग लेबर वर्ग होता है, हैव नॉट क्लास होती है, उसको इसी तरीके से प्रताड़ित करता आया है, जिसके अंदर वहां पर उनके बच्चों को बचपन में ही काम कराते रहना, चाइल्ड लेबर को प्रमोट करना, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन ना देना, कम वेजेस देना, ये पहले हुआ करता था। केवल इंडिया में नहीं बल्कि यूरोपियन देशों के अंदर भी, जहां पर जो इंडस्ट्रियल वर्ग नहीं था, जो कैपिटलिस्ट वर्ग नहीं था, जो लेबर क्लास था, वो हमेशा से झेलता आ रहा था। तो चाइल्ड लेबर उन्होंने प्रमोट किया, हमको चाइल्ड लेबर को खत्म करना पड़ेगा, कास्ट सिस्टम को हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को रोकना पड़ेगा, हाई कास्ट डोमिनेंस जो हमारी सोसाइटी के अंदर हो उनको कम करना पड़ेगा, ताकि हम लोग कॉलोनियलिज्म के ट्रेसेस कम कर सकें। और ये कास्ट वाला सिस्टम को इसलिए प्रमोट करना है क्योंकि हम लोग यूनिटी एंड इंटेग्रिटी प्रमोट कर सकें, जिसके कारण से देश के अंदर पीस हो, प्रोग्रेस हो, लोगों के अंदर टॉलरेंस की भावना हो एक दूसरे के प्रति, तभी ये यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है वो डेवलप होगी। हम लोगों को हमारे रूट्स और हेरिटेज के ऊपर भरोसा करना है और प्राइड करना है कि हमारे रूट्स क्या है, ताकि हमारी जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहे, इंडियन एज एन आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन रहे। पर उसी बीच में हम लोगों को पास्ट के जितने भी प्रीजुडाइज है कि ये कम्युनिटी तो ऐसी है, उस कम्युनिटी ने तो वैसे कर दिया था, उसके कारण से आज लड़ाई करना, इस चीज को बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा सेंस ऑफ ड्यूटी डेवलप करनी पड़ेगी नागरिकों के अंदर। अब ड्यूटी डेवलप करना है तो केवल ऐसा नहीं कि काम करने जा रहे हैं, डिसिप्लिन, कैरेक्टर, वैल्यू, मोरल, एथिक्स, सेल्फलेस सेक्रीफाइस, इन सारे कैरेक्टर्स को डेवलप करना पड़ेगा विद दिस ड्यूटी। साथ में इन सारी चीजों के अंदर गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है, पर गवर्नमेंट यहां पर अपना रोल प्ले कब कर सकेगी, क्योंकि आज की सोसाइटी के अंदर अगर आप देखोगे पूरे विश्व के अंदर जितने भी लीडर्स हैं उन लोगों को इन सारी चीजों के बारे में कम डेवलपमेंट हो पाता है, क्योंकि आज का एनवायरमेंट ही ऐसा है, टॉक्सिक टेंस एनवायरमेंट, जहां पर पोलराइज पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। और ये पोलराइज पॉलिटिक्स मॉडर्न पॉलिटिक्स है। आज मॉडर्न समय के अंदर अगर आप देखोगे, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, केवल करप्शन ही नहीं है, पर एक बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि ये पोलराइजेशन कर देता है। भारत के अंदर जो कम्युनलिज्म है, उसी तरीके का कम्युनलिज्म आपको पूरे विश्व के अंदर देखने को मिलेगा। कम्युनलिज्म मतलब दो अलग अलग कम्युनिटी अपने आप को अलग अलग रिकॉग्नाइज करे और आपस में लड़ती रहे। लेबनान के अंदर चले जाओ, आप नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर चले जाओ, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट रिलीजन के बीच में वहां पे भी इसी तरीके के दंगे होते हैं। भारत के अंदर तो बहुत कम दंगे होते हैं, वहां पर और ज्यादा होते हैं। ये पूरे विश्व में है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा होने का कारण ये है क्योंकि एक तो कॉलोनियल वर्ल्ड का डेवलपमेंट होना, जिसने अलग अलग देशों के अंदर जाकर ये इंटॉलरेंस की भावना डेवलप की, ताकि दो कम्युनिटी आपस में एक दूसरे को अलग अलग देखे। और अगर एक कम्युनिटी विरोध करने लगे तो अंग्रेज क्या कर दे, वो लोग कॉलोनियल रूलर क्या कर दें, दूसरी कम्युनिटी का प्रयोग कर दे पहली कम्युनिटी के खिलाफ, आपस में ही कम्युनिटी को लड़ाते रहें ताकि उनका काम निकलता रहे। ये उस समय पे होता था। आज मॉडर्न पॉलिटिक्स आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो गया? डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहां पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। और अगर ये डेमोक्रेसी है, लोगों के लिए है, लोगों से है और लोगों के द्वारा है, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो भी नया लीडर बनेगा, वो लीडर कौन होगा? जिसके पास में लोगों का सपोर्ट होगा। अब लोगों के सपोर्ट को गेन कैसे करोगे? एक एक के मन में विश्वास कैसे डेवलप कर पाओ? आपको अलग अलग आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अलग अलग आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है कि तुम्हारी कम्युनिटी अलग है, तुम्हारी कम्युनिटी अलग है, तुम्हारे इंटरेस्ट अलग है, तुम्हारे इंटरेस्ट अलग है, और जब तुम दोनों के इंटरेस्ट अलग है तो मैं तुम्हारा लीडर हूं। मैं ये वाली कम्युनिटी के इंटरेस्ट को डेवलप करूंगा, अपने मैनिफेस्टो में भी इसी चीज डालूंगा ताकि ये कम्युनिटी का वोट मिल जाए, ये कम्युनिटी का वोट मिल जाए, वोट बैंक पॉलिटिक्स हो जाए। तो ये एक सिंपल तरीका होता है। इसके कारण से पोलराइज पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। टॉप टू डाउन गवर्नेंस देखने को मिलता है, कमांड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती है,
ओपन और ऑनेस्ट कन्वर्जेशन ऐसी कंडीशन में कमजोर पड़ने लगते हैं। मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है, ऐसी केस में ये जो प्लेजेस हैं इनको इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से हम लोगों को एक चार्ज इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, उस तरीके का इन्वायरमेंट हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा इन प्लेजेस को अचीव करने के लिए। साथ में हम लोगों को मास मूवमेंट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि इन पांचों प्लेज को कंप्लीट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो लोगों को इन्वॉल्व करना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों सेकंड एडिटोरियल के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि श्रीलंका के अंदर रिसेंटली अभी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। जब श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है तो भारत ने लगभग $4 बिलियन की मदद श्रीलंका की है। पर ये टेम्पररी मदद है, जिसके अंदर भारत क्या करता है, भारत जो है वो लोन वगैरह डेफर कर देता है, जिसके कारण श्रीलंका की थोड़ी मदद हो जाती है। पर ये लॉन्ग टर्म मदद नहीं है जिसके अंदर श्रीलंका का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और श्रीलंका यहां से बाहर आ सके। अब क्या है कि देखो, इंडिया के अलावा अगर हम लोग देखें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस में डायरेक्टली लिखा है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो इंडिया के नेबरहुड के साथ में रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल एक क्वेश्चन रिलेशन बेस्ड आता है, तो वो रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन से भी ये काफी ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक है। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि श्रीलंका को की मदद कैसे भारत कर सकता है। तो सबसे पहला तरीका है पोल्ट्री, सॉरी डेयरी प्रोडक्ट। श्रीलंका के अंदर डेयरी का पोटेंशियल है। मतलब श्रीलंका के अंदर जिस हिसाब की बारिश होती है, जिस प्रकार के एनिमल वहां पर पाए जाते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल नहीं इक्वेटोरियल जगह है, इस कारण से वहां पर मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। पर श्रीलंका के अंदर वो मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होता नहीं है, जिसके कारण से श्रीलंका क्या करता है, मिल्क को इंपोर्ट करता है। लगभग $315 मिलियन का मिल्क जो है वो इंपोर्ट किया जाता है श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका के पास में अभी क्या है, फॉरेक्स का क्राइसिस है। अब फॉरेक्स का क्राइसिस है मतलब क्या कि श्रीलंका के पास में फॉरेक्स रिजर्व कम है, फॉरेक्स रिजर्व है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व को प्रोटेक्ट करना, तो पहले क्या करना पड़ेगा, श्रीलंका का इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब उसकी इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना पड़ेगा। अब श्रीलंका के अंदर जो पोल्ट्री सॉरी डेयरी फार्म्स है उसको डेवलप करना पड़ेगा, ताकि डेयरी फार्म जो है वो एक्सपोर्ट कर सके, जिसके लिए इंडिया जो है वो श्रीलंका के साथ में मिलकर कुछ जॉइंट वेंचर्स बना सकती है। वहां पर दूध का प्रोडक्शन करके दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट कर सकती है। इवन भारत के अंदर जो दूध की डिमांड है उसको भी पूरा कर सकती है श्रीलंका से इंपोर्ट करा के, जिसके अंदर श्रीलंका का ओवरऑल रूप से डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट से एक्सपोर्ट होने लगेंगे। इतना ही नहीं, देयर इज अ पोल्ट्री फार्म। रिसेंटली आपको पता होगा कि श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस के आने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि श्रीलंका के अंदर अचानक से ऑर्गेनिक फार्मिंग लेके आ गए थे और कहा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करो, केमिकल बंदी कर दो, अचानक रातों रात। अब क्या होता है, जब भी आप तेज चेंज करते हो ना तो सोसाइटी उसे अडॉप्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण से फिर गड़बड़ होने की शुरुआत होती है। इसी कारण से तो भारत पंचवर्षीय योजना वगैरह चलाता था, और अभी भी अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो एक साथ नहीं कहते कि हम लोग इस तारीख को पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे, इस तारीख तक इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे। स्लो डेवलपमेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, भारत के अंदर खैर बहुत ही स्लो हो जाता है फिर डेवलपमेंट। अब जब मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा था तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, मेज का प्रोडक्शन हुआ नहीं। अब जो मेज है उसका प्रयोग आना था पोल्ट्री फार्म में, पर वो पोल्ट्री फार्म के लिए वो मेज का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो वो डेवलप हुआ ही नहीं, जिसके कारण से पोल्ट्री फार्म में श्रीलंका अच्छा है पर इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। क्योंकि पोल्ट्री को खिलाने के लिए, है ना, जो मुर्गियां होती हैं, है ना, जो जानवर होते हैं जिनको ये पोल्ट्री के अंदर रखा हुआ है, उनको खिलाने के लिए कुछ भोजन भी तो देना पड़ेगा। और वो भोजन कहाँ से आएगा, तो वो भोजन देने के लिए मेज की आवश्यकता लगेगी या फिर और भी कोई नए प्रोडक्ट की आवश्यकता लगेगी। तो भारत जो है वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करने में श्रीलंका को मदद कर सकता है, ताकि श्रीलंका का पोल्ट्री फार्म का एरिया जो है वो डेवलप हो जाए, है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर मशीनरी के अंदर भारत जो है वो श्रीलंका के अंदर निवेश कर सकता है। श्रीलंका के अंदर भारत के द्वारा निवेश किया जा सकता है एनर्जी के अंदर। श्रीलंका के अंदर ओवरऑल रूप से क्राइसिस किस चीज का, एनर्जी का तो है। श्रीलंका के पास में पेट्रोल की कमी है, पेट्रोल के अंदर श्रीलंका के लोग जो है वो लाइन लगा के बैठे हुए हैं, बिजली आ नहीं रही है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं,
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को भी ये लोग इंपोर्ट करते थे। श्रीलंका के अंदर हमेशा से भारत एनर्जी सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहता था। अडानी को पावर प्रोजेक्ट दिया था $500 मिलियन का नॉर्दर्न प्रोविंस के अंदर। भारत जो है वो इस तरीके के प्रोजेक्ट और ज़्यादा डेवलप कर सकता है। ट्रिंकोमली टैंक के ऊपर भारत लगभग 30 साल से मेहनत कर रहा था कि ट्रिंकोमली जो टैंक्स हैं उसके डेवलपमेंट का काम हम लोग को मिल जाए, क्योंकि हम लोग एनर्जी के अंदर श्रीलंका में निवेश करना चाहते हैं। तो श्रीलंका की एनर्जी के अंदर हम लोग निवेश कर सकते हैं। एमएसएमई, ये एमएसएमई वाला पॉइंट मेरे को जमा नहीं है यहाँ पर, है ना, मतलब जो इसके अंदर दिया है, क्योंकि इनका कहना ये है कि यार एमएसएमई श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा है पर उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो क्योंकि वो डिजिटलाइज नहीं है, तो हम लोग श्रीलंका के अंदर एमएसएमई को डिजिटलाइज कर सकते हैं। भारत के अंदर खुद में डिजिटलाइज नहीं है तो हम लोग वहाँ करने कैसे जाएंगे? तो ये वाला पॉइंट मेरे को थोड़ा सा नहीं जमा है, ठीक है। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन के ऊपर काम किया जा सकता है। स्मार्ट क्लासरूम, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्दर्न प्रोविंस जहाँ पर तमिल लोग रहते हैं, जिनके पास में एजुकेशन का इतना अधिकार नहीं है, हम लोग उनको ये एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में कल्चरल फ्रंट, श्रीलंका के अंदर एक बड़ा रिलीजन जो आपको देखने को मिलेगा वो रिलीजन है बुद्धिज्म। याद होगा तो अशोक ने अपने मतलब बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था और उसके बाद में अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर भेजा था ताकि बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हो। अपने बेटे और बेटी को भेजा गया था श्रीलंका के अंदर, जिसके बाद में बुद्धिज्म जो है वो श्रीलंका के अंदर फ्लरिश हुआ था। तो कल्चरल फ्रंट के ऊपर भी हम लोग डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं, जो कि इंडिया को भी फायदेमंद होगा, श्रीलंका को भी फायदेमंद होगा। इसके अलावा टैक्स एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, ये एक्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के इश्यूज के ऊपर बात करता है और हर बार फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इशू के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। साथ में कहा गया है फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अंदर, इस कारण से ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट, ये क्या है? एक्चुअल में ये 1954 में नहीं आया था, ये उसके पहले से आया हुआ था, अंग्रेजों के समय का एक्ट है। ये एक्ट के तहत एक लड़का और लड़की दो अलग अलग रिलीजन से अगर बिलोंग करते हैं तो वो शादी कर सकते हैं बिना अपना धर्म चेंज किए। एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट, जहां पर दो लोग जो आपस में प्रेम करते हैं वो बिना अपना रिलीजन छोड़े आपस में शादी कर सकते हैं। हुआ कुछ ये था कि देश आज़ाद हुआ। देश के आज़ाद होने के बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के लॉ मिनिस्टर बने थे यूनियन के, और भारत के प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर दोनों का मानना यह था कि हम लोग को हिंदू लॉज को कोडिफाई करना चाहिए, क्योंकि हिंदू लॉज के अंदर काफ़ी पेट्रियार्कियल चीज़ें हैं, ठीक है, सती प्रथा वगैरह भी हैं, महिलाओं के पास में इतने कोई अधिकार नहीं है, अडॉप्शन की चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है। तो हम लोगों को एक प्रॉपर रूप से कोडिफाइड लॉज निकालने चाहिए हिंदुओं के लिए। मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि उनके इसमें भी तो पेट्रियार्की है। तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि उस समय में पार्टीशन हुआ था, और पार्टीशन होने के बाद में हम लोग ये नहीं दिखाना चाह रहे थे पूरे विश्व को कि हम लोग माइनॉरिटीज़ को प्रोसिक्यूट करेंगे, जिन्ना सही था, इस तरीके की चीज़ें हम लोग दिखाना नहीं चाह रहे थे, और ऐसा भारत में है भी नहीं, ठीक है। तो इस कारण से हम लोगों ने उनके धर्म के अंदर इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इस कारण से मुस्लिम धर्म के लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया। आज भी कुरान और शरीयत के कानून जो है वो इस्लामिक लॉज के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, पर हिंदू लॉ को कोडिफाई करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, पर पार्लियामेंट उसके विरोध में था। पार्लियामेंट का कहना यह था कि अगर ये स्पेशल मैरिज अगर हिंदू लॉज कोडिफाई हो जाते हैं तो हिंदू लॉ के कोडिफाई होने के बाद में महिलाओं को अधिकार ज़्यादा मिल जाएंगे। महिलाएं जो है वो हमको तलाक दे पाएंगी। अधिकतर पुरुष हुआ करते थे उस समय पे इस पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट के लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि नहीं यार ये हिंदू लॉज कोडिफाई होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक कोशिश की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि हम लोग बातचीत करें पार्लियामेंट के साथ में और कोई बीच का रास्ता निकालें। तो जो पार्लियामेंट के अंदर ऑर्थोडॉक्स ग्रुप था, हिंदू महासभा से आए हुए लीडर, RSS से आए हुए लीडर,
ये लीडर से बातचीत की गई, जिसके बाद इन लीडर ने कहा कि ठीक है हम लोग सपोर्ट कर देंगे हिंदू लॉज को कोडिफाई करने में, बट उसके बदले में आपको स्पेशल मैरिज एक्ट को कमजोर करना पड़ेगा। जिसके बाद में 1954 के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट को कमजोर किया गया, ताकि दो लोग इंटरफेथ रिलीजन ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं कर सके। जिसके अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ नए प्रावधान डाले। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस चीज के तो सपोर्ट में थे कि हिंदू लॉज को कोडिफाई करना, पर जिस तरीके से हिंदू लॉज को कोडिफाई किया जा रहा था उसके सपोर्ट में नहीं थे। अब आपने अगर पार्लियामेंट के अंदर पढ़ा होगा तो देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, कि अगर एक चीज कैबिनेट ने डिसाइड की तो सारे मिनिस्टर उस चीज को सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज रिजाइन कर देंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज नॉट इन फेवर कि हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट को कमजोर करके हिंदू लॉज को कोडिफाई करें। जिसके बाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपना रेजिग्नेशन दिया था फ्रॉम द यूनियन लॉ मिनिस्टर। फिर उसके बाद में एक बिल पास हुआ, एक एक्ट पास हुआ, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। इसके अंदर क्या किया गया, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो नॉर्मली अगर शादी कर रहा है कोर्ट के अंदर जाके तो आप आज जाओ कर लो। पर अगर इंटरफेथ मैरिज है तो 1 महीने पहले से नोटिस देना पड़ेगा आपको कोर्ट को। कोर्ट को नोटिस देने के बाद में वो नोटिस पब्लिश किया जाता है कोर्ट के द्वारा अपने एक नोटिस पे, जहां पर ये बताया जाता है कि फलाना फलाना व्यक्ति फलानी फलानी महिला से शादी करने वाला है। अब ये क्या होगा, जग जाहिर हो गया कि ये लोग शादी करने वाले हैं। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि कोई फोटो खींच के व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट कर देगा कि ये लोग शादी करने वाले हैं। अब अगर ये घर पे बिना बताए शादी कर रहे होंगे तो इनके पेरेंट्स आके मार भी सकते हैं, हत्या भी की जा सकती है। पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो आसपास पड़ोस के लोग जो है वो बातें भी बनाने लगते हैं और कई बार वो लोग एक्शन लेने लगते हैं। खाक पंचायत, जिसके अंदर ऑनर किलिंग जैसी चीजें जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट ऑनर किलिंग को प्रमोट कर देता है। साथ में जैसे एक लड़का और लड़की है, आप सोचोगे कि ठीक है यार शादी करना है, 1 साल का नोटिस, 1 महीने का नोटिस पीरियड और नाम आता है, तो क्यों ना ऐसे कोर्ट में जाके शादी करूं जहां पर मेरे को कोई पहचानता ही ना हो। तो फिर सेकंड सेक्शन आ जाता है कि आपकी शादी उसी कोर्ट में होगी जहां पर महिला या पुरुष दोनों में से एक का घर होगा। जैसे अगर महिला मुंबई से है, लड़का दिल्ली से है, शादी करना है तो या तो मुंबई के कोर्ट में होगी या दिल्ली के कोर्ट में होगी। अब आप सोचोगे कि ठीक है यार, अगर हस्बैंड के फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, महिला के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हस्बैंड वाली साइड में चले जाएं, और महिला वाले सपोर्ट कर रहे हैं, हस्बैंड वाले नहीं कर रहे हैं, तो महिला वाली साइड में आ जाए, यहाँ पर आके कर लें शादी। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा प्रोविजन भी आ जाता है कि अगर आपने मुंबई के अंदर शादी कर रहे हो मान लो, और दूसरे व्यक्ति का घर दिल्ली में है, तो जो नोटिस मुंबई के कोर्ट में लगा है सेम नोटिस वहां पर भी लगेगा, ताकि वहां के लोग यहाँ आके चेक कर दें कि अच्छा शादी हो रही है, अब देखो बताते हैं। तो खाक पंचायत इसकी वजह से प्रमोट होती है। साथ में अगर कोई हिंदू है जो अगर इंटर मैरिज कर रहा है, ठीक है, इंटरफेथ मैरिज कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको प्रॉपर्टी से यानी कि जायदाद से बेदखल किया जा सकता है। इट इज अ परफेक्ट ग्राउंड जिसके आधार पे जायदाद से बेदखल किया जा सकता है एक व्यक्ति को। ठीक है, इसके अलावा फिर बात करते हैं GS2 के ऊपर क्या खास है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये स्पेशल मैरिज एक्ट को कमजोर करने की वजह से खाक पंचायत का डेवलपमेंट हुआ है। इसकी वजह से देश के अंदर ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ठीक है, लोगों का दो लोग जो आपस में प्रेम करते हैं उनका शादी करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा बात करते हैं फिर खबरों के ऊपर। GS2 से रिलेटेड खबरें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। देखो, मैंने आपको रिसेंटली क्या बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉस कोडिफाई नहीं हुआ है, जिसके अंदर उसके अंदर पैट्रियार्की देखने को मिलेगी, पॉलीगैमी आज भी होती है, निकाह हलाला आज भी होता है। निकाह हलाला क्या है? निकाह हलाला का मतलब है कि अगर एक महिला जो जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसको उसके हस्बैंड ने या तो अबंडन कर दिया है या डाइवोर्स दे दिया है, तो वो कोई और शादी नहीं कर सकती। अगर वो किसी और से शादी करती है अपने आने वाले जीवन के अंदर, तो उसे 7 साल की सजा साथ में फाइन देना पड़ेगा।
हिंदुओं के अंदर ऐसा नहीं होता, हिंदू लॉज के अंदर चीज़ें चेंज कर दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हलाला देखने को मिलेगी, ये अभी भी होती है, जिसके ऊपर एक पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये पिटीशन पहुंचा तो इंदु मल्होत्रा के द्वारा ये केस को हैंडल किया जा रहा था, साथ में 5 जज की बेंच, जिसके बाद में कहा गया कि यार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ये काम है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का ये काम है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एज पार्टीज का ये काम है कि इन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को डेवलप करें। ये लोग अभी तक डेवलप नहीं कर पाए, तो केस जो है वो इनके खिलाफ रजिस्टर कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है कि पेंडेमिक के दौरान में कौन कौन से चैलेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहे थे, जिसके अंदर पेंडेमिक के दौरान में सबसे ज्यादा कोई सी चीज देखने को मिली है तो वो फ्रॉड्यूलेंट, इवन मास्क के अंदर फ्रॉड्यूलेंस। सिंगापुर से भारत ने मास्क मंगाए थे, सिंगापुर की कंपनी ने N95 मास्क चाइनीज कंपनी से भेज दिए विदाउट एनी अप्रूवल, विदाउट एनी चेक। तो फ्रॉड्यूलेंट हुआ है, फ्रॉड हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। रेमडेसिविर वैक्सीन बेचने में कई सारे लोगों ने पानी ही बेच दिया, और ये चीज़ें केवल भारत में नहीं हुई बल्कि पूरे विश्व के अंदर हुई। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिसका नाम है इंडिया कोविड प्रोक्योरमेंट चैलेंज इनोवेशन और लेसन, जिसके अंदर ये बताया गया कि वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा $1.5 बिलियन का असिस्टेंस भारत को दिया गया था ताकि भारत अपने हेल्थ सेक्टर को डेवलप कर सके। इसके अलावा GS3 के ऊपर बात करते हैं। आपने सुना होगा फॉरेंसिक रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट को रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना कम है, ठीक है। एक बार बस मन में याद रख लो, ठीक है। और ये एक इशू है, इन इश्यूज को याद रखो, पोलीगेमी, निकाह, हलाला, है ना, मुस्लिम लॉज के को कोडिफाई नहीं किया गया है, दीज आर द इश्यूज, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर। तो दिल्ली पुलिस पहली ऐसी पुलिस बनने वाली है जहां पर फॉरेंसिक रिपोर्ट को मान्यता दी जा रही है, जहां पर हर ऐसा केस जहां पर जिसके अंदर 6 साल से ज्यादा की सजा मिल सकती है तो उसके अंदर फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फॉरेंसिक एविडेंसेस जो है वो मैंडेटरी रूप से होंगे। हुआ ये था कि अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, फॉरेंसिक एविडेंस को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी भोपाल के अंदर, उस दौरान में भी उन्होंने कहा था कि देखो कॉलोनियल पीरियड जा चुका है, तो जो टॉर्चर वाला पीरियड है, पुलिस के द्वारा टॉर्चर करके उगलवाने वाला, वो खत्म करना चाहिए और हमको फॉरेंसिक एविडेंस के ऊपर काम करना चाहिए। दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है, गृह मंत्रालय के कंट्रोल में। जब दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के कंट्रोल में, यानी कि अमित शाह के कंट्रोल में, तो रिसेंटली पहली ऐसी पुलिस बन गई है दिल्ली पुलिस जहां पर फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन चलाई जाएगी, क्योंकि कहाँ पर मर्डर हुआ है या फिर कहीं पे कोई भी क्राइम हुआ तो फॉरेंसिक एविडेंस उस मौकाए वारदात के ऊपर इमीडिएटली जाके होते हैं। तो ऐसे केस में मोबाइल वैन जो है वो अच्छे से काम करेगी। मोबाइल वैन ये वो वैन होगी जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और फॉरेंसिक एविडेंसेस लेगी मौकाए वारदात से, ठीक है। ये पुलिस के द्वारा कंट्रोल की जाएगी और रिस्पॉन्सिबल होगी कोर्ट के लेके। साथ में जितने भी CCTV कैमरा वो भी पुलिस के साथ में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा बिजीएस्ट एयरपोर्ट करके एक रिपोर्ट आई है, इसको इतना रटने की जरूरत नहीं है, ये नोट कर लेना, ठीक है। फॉरेंसिक एविडेंस वाला जो टॉपिक है इसको इतना रटने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का एयरपोर्ट सबसे ज्यादा बिजीएस्ट है, फिर मुंबई, फिर बेंगलोर, फिर हैदराबाद, फिर चेन्नई और फिर कोलकाता, बस इतना समझो, आगे बढ़ो, ठीक है। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, NCRB के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली गई है। देखो हम लोगों ने डीमोनेटाइजेशन क्यों किया था, क्यों हम लोगों ने नोटबंदी की थी, ताकि हम लोग फेक करेंसी को मार्केट से हटा सके, हम लोग करप्शन को रोक सके। करप्शन तो रुका नहीं है ना, और करप्शन चालू हो चुका है वापस। जितने नोट थे वो वापस से बैंक के अंदर रिटर्न हो गए थे, लगभग 99.6%, है ना। तो कोई ब्लैक मनी भी ऐसी कोई निकली नहीं थी, उल्टा फ्रॉड बढ़ गए। जब 2000 के नोट निकाले गए थे तो ऐसा कहा जा रहा था कि फ्रॉड बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ नोट्स कम छपेंगे, पर गलत नोट छपने की शुरुआत हो जाएगी, फेक नोट।
और फेक नोट का प्रयोग किया जाएगा लोगों के द्वारा, जिसके कारण से मार्केट के अंदर फेक करेंसी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और वही हुआ है, फेक करेंसी मार्केट के अंदर पहले जो लगभग 12.18 करोड़ 15.92 करोड़ तक की हुआ करती थी 2016 के अंदर, वो 2017 के अंदर 28.1 करोड़, 2018 के अंदर 18.95, 2019 के अंदर 25.39 करोड़, 2020 के अंदर 92.17 करोड़ और 20.39 करोड़ तक का फेक करेंसी सीज की गई है एनसीआरबी द्वारा, क्योंकि 2000 के नोट का प्रयोग बढ़ चुका है। और ये जो फेक नोट बरामद किए गए हैं इनमें से 60% तक फेक नोट 2000 के नोट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में इसी क्लास से रिलेटेड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जाती है, जो यहाँ पर मैं कंटेंट देता हूँ उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करवाई जाती है मेरे द्वारा। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास के ऊपर शाम को 9 बजे क्लास है, नीचे लिंक अवेलेबल है, कमेंट के अंदर पिन है, आप उसके जरिए मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।